जैसे शुरुआत में क्वेश्चन किए थे ना कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसको इस तरीके से भी जो भी सीख रहे थे उस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने जो सीखा उसको कैसे हैंडल करना है, देखो गौर से। जैसे लिखा जाए कि से गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, 3 पॉइंट्स में लिख रहा हूं। अभी जैसे क्वेश्चन जो किए थे या फ्रेश ही करता है, थोड़ा दिक्कत दे रहा है। चलो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, आप नोट करिए। बच्चों उस क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि 3 पॉइंट्स हैं ABC और वो Z1, Z2, Z3 से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। मतलब ये उनके पोजीशन वेक्टर है, आप ऐसे सोच सकते हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि इस बात की कंडीशन लिखिए कि AB जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू BC। AB क्या है? BC के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इसको थोड़ा ड्रॉ करें एक तो से B यहां पर हो गया क्योंकि AB BC के परपेंडिकुलर है। इसको चलो A लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं C। तो जो A है दैट इज Z1 है ना, तो A हो गया Z1, फिर B हो गया बच्चों Z2 और जो C है हमारा दैट इज Z3। तो AB अभी BC के परपेंडिकुलर अपने को नजर आ रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब अगर इसको वेक्टर के हिसाब से आप सोचें तो वेक्टर के हिसाब से सोचेंगे तो ये वेक्टर आपका रहेगा Z3 माइनस Z2 और ये जो वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये रहेगा बच्चों Z1 माइनस Z2, ठीक है। तब दो वेक्टर आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अगर कभी ऐसी कंडीशन लिख के आ जाए, क्या ऐसे लिख के आ जाए कि साहब Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2, इसका जो बार है दैट इज माइनस ऑफ Z1 माइनस Z2 और नीचे लिख दिया जाए Z3 माइनस Z2, या बार डिस्ट्रीब्यूट करके ही लिख दें। कैसे? Z1 बार माइनस Z2 बार लिखें, Z3 बार माइनस Z2 बार लिखें और सामने लिखें से Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2। तो इस तरह से भी लिख के अगर आ जाए तो आप घबराएं नहीं। एक तो हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें याद हम लोग कर रहे थे कि दिस वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ दिस वेक्टर, एक तो वो तरीका है। लेकिन अगर बार के टर्म में भी लिख के आ जाए तो आप समझ जाएं कि एक वेक्टर का बार उसके माइनस के बराबर है, तो उसका मतलब है कि ऊपर और नीचे वाले जो वेक्टर हैं वो एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है ना। न्यूमरेटर इज परपेंडिकुलर टू डिनोमिनेटर, इसका ये मतलब होता है। तो ये भी आपको पक्का बच्चों ध्यान में रखना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर कभी लिख के आ जाए तो आप अगर ये समझ पा रहे हैं कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर परपेंडिकुलर वाला मामला है तो आगे आपके लिए बहुत आसानी होने वाली है। और नहीं समझ पा रहे तो फिर क्या है, जैसे बाकी क्वेश्चन छूट रहे वैसे ये भी छूट जाएगा। यही होता ही है भाई। मैथ्स एक इकलौता ऐसा जेई का सब्जेक्ट होता है बच्चों जिसमें देयर इज नॉट टू मच डिफरेंस इन जेई मेन एंड जेई एडवांस। वो हार्ड जो डिफिकल्टी लेवल है वो कई बार वो तगड़ा ही आ जाता है जेई मेन में भी, तो ध्यान से करने की ज़रूरत है।
तो ये कंडीशन हो गई। अब आप चाहें तो मतलब ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखें कि इस तरह से अगर एक तरफ बाहर करके दिया है और सामने ऐसा लिख रहा है तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के परपेंडिकुलर की बात है, ठीक है। और वही अगर क्या हो, वही अगर लीनियर लिख दे तो बार कर देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर तो क्या होगा कि सेम ही चीज़ है। तो अगर ये भी क्वेश्चन कर लें, इस तरह से भी कर लें, पिछले ही क्वेश्चन ले लें और इसके दो पार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक पार्ट कर दिए कि इस बात की कंडीशन लिखिए कि साहब ए बी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, और एक बार कहें कि इस बात की कंडीशन लिखिए कि दोनों लीनियर है, कोलीनियर है। तो सेकेंड पार्ट में ऐसे पूछ दिया जाए कि कंडीशन लिखना है सच दैट जो ए बी वेक्टर है वो पैरेलल है बी सी वेक्टर के, तो क्या आंसर होगा? तो आंसर बस यही होगा कि जो पीछे लिख रहा हो ना Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2, इसका बाद भी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखें बच्चों के अगर एक वेक्टर न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में और आप उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं और कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है बोथ ऑफ देम आर कोलिनियर। तो इन सब चीज़ों का मतलब है, और ये हमें बच्चों ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। बट देयर आर सो मैनी थिंग्स टू रिमेंबर, आपको बार बार करना होगा तब बातें फिक्स होंगी आपके दिमाग में। सो दिस पार्ट इज डन। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, तो उससे भी कई बातें आपको और अच्छी समझ में आ जाएंगी। तो उसका मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, सो लेट्स डू दैट। ऐसा है कि एक कोई लाइन सेगमेंट दिया है और एक उसके परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट है से दिस इज ए बी एंड दिस परपेंडिकुलर इज सी डी। ए है से रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, B is Z2, C is Z3 एंड D is asked। D पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ऐसा है क्वेश्चन। तो ये एक बढ़िया शानदार है, थोड़ा ऊपर ही शिफ्ट कर देता हूं मैं। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ यूं है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी और उसके परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है सी डी। आउट ऑफ दीज 4 पॉइंट्स 3 आर गिवन टू अस। चौथा पूछा है बताइए, इतना ही है, ठीक है। तो गिवन जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन है पॉइंट्स ए बी एंड सी। A is Z1, B is Z2 एंड C is Z3, है ना। ये तीन चीजें अपने को पता है और पूछ रहे हैं कि D बताइए क्या होगा। देखो ऐसा है, अब देखिए इसमें कितनी बढ़िया एक बात आने वाली है। देखिए ये मैं इसलिए इसको बढ़िया बता रहा हूं कि जैसे एक बार हम इसको करेंगे तो यू विल फील कि अच्छा ही तो हो गया, तो फिर लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो फिर इसमें आपको कुछ और भी सोचना पड़ेगा। अच्छा देखते हैं आप गलती पकड़ पाते हैं कि नहीं। तो हमने कहा सर ऐसा करिए कि आप अज्यूम कर लीजिए कुछ Z है और कुछ आप अपना दिमाग लगा के Z बता दीजिए, तो काम हो जाएगा। अच्छा तो Z कैसे बताएं भाई?
तो उसको आप ऐसे सोच लीजिए कि सर सी डी एक वेक्टर मान लीजिए या डी सी एक वेक्टर मान लें, जो भी आपका मन करे। तो चलो सी डी वेक्टर ही ले लेते हैं और एक वेक्टर हम ले लेते हैं ए बी। तो ऐसे लिख लेते हैं सर कि जो सी डी वेक्टर है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। अच्छा, सी डी वेक्टर लिखा कैसे जाएगा? तो हेड है इसका z और टेल है इसका z3। हेड है z, टेल है z3। अच्छा, ए बी कैसे लिखेंगे सर? तो इसका हेड है z2 और टेल है इसकी z1। सो दिस इज योर ए बी। तो एक तरफ हो गया सी डी और एक तरफ हो गया ए बी। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो फिर तो बात बन गई। तो परपेंडिकुलर है तो कैसे किया जाए साहब? तो परपेंडिकुलर है तो सर ऐसा कर सकते हैं ना कि z माइनस z3 कर दीजिए और उनका बार कर दीजिए, नीचे z2 माइनस z1 कर दीजिए, उनका भी बार कर दीजिए, और इसको लिख दीजिए माइनस ऑफ z माइनस z3 और z2 माइनस z1। ऐसे भाई अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो कैसे लिखा जाता है? एक वेक्टर ऊपर एक नीचे और उसका पूरा कॉन्जुगेट, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस फिर एक ऊपर फिर एक नीचे। ऐसे। अब भाई लेकिन हमें तो z बताना है, लेकिन यहां z बता सकते थे, लेकिन एक झंझट है, z बार भी है। तो z को बताना है तो अगर सबको इधर शिफ्ट करोगे तो फिर z बार अटक जाएगा। अच्छा, मान लीजिए वो झंझट भी नहीं है, मेरा प्रश्न कुछ और ही है, आप जरा सुने ध्यान से, बताने का प्रयास करें, सोचें मन में। इस इक्वेशन को जो z सेटिस्फाई करेगा, क्या वही z पॉइंट d है अथवा नहीं? क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। हमने कहा इस इक्वेशन को जो z सेटिस्फाई करेगा, क्या वही z पॉइंट d है अथवा नहीं? जैसे मान लीजिए आपको कुछ दिव्य दृष्टि आ जाए, अच्छा चलो बेटा लो, मैंने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तुमको बता दिया, z इतना इतना है। वाह गुरुजी वाह, तो साहब ये z आ गया, आंसर हो गया। तो अब तुमसे ये पूछ रहे हैं कि तुम्हें उतनी दिव्य दृष्टि तो आ गई कि तुम्हें आंसर मिल गया, लेकिन तुम जरा ये सोचो कि इससे जो आंसर आएगा वो सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये बताओ। ये z पॉइंट डी हो जरूरी नहीं। कैसे? देखो कैसे। ये इक्वेशन केवल हमें इतना ही बताती है कि सी डी और ए बी परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी जो सामने तुम्हारा फोटो बना हुआ है, जो फोटो सामने देख रहे हो, उसके लिए तो ये ठीक है ही, लेकिन देखना तो हम एक और फोटो बनाएंगे, उसके लिए भी ये ठीक है। कैसे? है ना, देखो 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 इस चीज को। जैसे ये हो गया तुम्हारा A, ये हो गया B, इसको आप लिखते हैं Z2, इसको लिखते हैं Z1, और D अब आपने यहां मान लीजिए बना दिया यहां, और ये है तुम्हारा C लिखा आपने Z3। तो ये जो तुम्हारी इक्वेशन है तो इसके लिए भी ठीक है और उसके लिए भी ठीक है। समझिए ध्यान से बच्चों, जो तुमने ये इक्वेशन लिखी है वो केवल यही बताती है कि सी डी और ए बी परपेंडिकुलर है, वो ये नहीं बताती कि पॉइंट डी कहाँ है। अब पॉइंट डी तुम ऊपर ले लो, लाइन पे ले लो, या लाइन के नीचे ले लो, चाहे जहां ले लो। इस इक्वेशन से केवल यही मालूम पड़ रहा है कि सी डी ए बी परपेंडिकुलर है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था? हमसे ये पूछा गया था कि भैया देखो स्ट्रिक्टली फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही बताना, यही बताना है। दिस डी इज व्हाट? दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात थी, लेकिन अब आप तो चाहे जहां डी ले लो, लाइन पर लो ही ना, तो भी सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो अब फिर क्या सोचना होगा?
अब हमें एक ऐसी भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जो ये भी बताती हो कि हमारा जो पॉइंट z है वो कहाँ पर है, वो लाइन पर है ना। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, तो लेट्स से दिस इज अवर फर्स्ट रिजल्ट। अब एक रिजल्ट हमें और भी लिखना पड़ेगा जो ये प्रूफ करता रहे कि पॉइंट डी हमेशा कहाँ पर है, लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो वो देखो कैसे किया जाए। तो उसमें थोड़ा सा एक बात ये नोट कर लें कि स्टेटमेंट कि दिस रिजल्ट does not prove that point D strictly lies over line AB। ठीक है, ये इस बात की चर्चा नहीं करता है, वो कहीं भी हो सकता है पॉइंट डी। तो पॉइंट डी लाइन ए बी पे रहे, इसके लिए अब क्या सोचो। तो देखो इसके लिए अब क्या सोचें, पॉइंट डी हमारा लाइन पे रहे, इसके लिए भी कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम ऐसा कर सकते हो कि ए डी को ए बी के कोलिनियर लिख दो। ऐसे कर दो कि ए डी एंड ए बी बोथ आर कोलिनियर। तो अगर ए डी और ए बी कोलिनियर होंगी तो इसका मतलब ही है कि जो डी पॉइंट होगा वो नेसेसरली कहाँ होगा, ए बी लाइन पर ही होगा, है ना। तो उससे एक रिजल्ट फिर और आ जाएगा, और अपने को क्या करना होगा, दोनों रिजल्ट को यूज करके फिर सॉल्व करना होगा, तब z की वैल्यू आएगी। तो ये काफी पेचीदा है। अभी हमने जो लिखा है उससे ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि पॉइंट डी कहाँ पर है, तो लाइन के बाहर भी हो सकता है। वो तो केवल यही बता रहा है कि ए डी और ए बी परपेंडिकुलर, बट दैट may lie outside the line also. So we need to figure out one more equation which may prove that point D lies over AB, है ना। ऐसा एक और करना होगा। तो इसको कैसे करोगे, तो AD और AB कोलिनियर है, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो जो नेक्स्ट इसका पार्ट होगा क्वेश्चन का, उसमें हमें ये चीज और लिखनी पड़ेगी दैट AD जो है दैट इज, आप चाहे पैरेलल भी लिख लो, पैरेलल टू AB। आप पैरेलल लिख लें, कोलिनियर लिख लें, हार्डली मैटर्स, क्योंकि अल्टीमेटली वो हम लोग क्या करते हैं कि चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, हम बार करके उसके सामने z को लिख देते हैं, है ना। तो AD पैरेलल टू AB है, ठीक है। तो AD देखो, AD क्या लिखा जाएगा, अगर आप AD वेक्टर लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे। AD लिखोगे तो हेड है अपना Z और टेल है A, मतलब Z1, ठीक है। और AB तो वैसे ही जैसे भी लिख रहे थे पीछे, तो AB हो जाएगा तुम्हारा Z2 माइनस Z1, ऐसे। अब अगर ये बच्चों दोनों वेक्टर पैरेलल है तो एक दूसरे से डिवाइड करिए, बार करिए और सामने वही लिख दीजिए। मतलब कैसे, देखो कैसे, z माइनस Z1 लिखा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लिखा Z2 माइनस Z1। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आप किसको न्यूमरेटर में लिखें किसको डिनोमिनेटर में लिखें, किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन यहां चूंकि Z2 माइनस Z1 आप नीचे ही लिखे हुए हैं तो यहां भी वैसे ही कर लीजिए, ठीक। अच्छा, अब इसका बार कर लेते हैं। चूंकि कोलिनियर है तो बार करके भी क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब ये हमारी इक्वेशन वो इक्वेशन है जो ये सिद्ध कर रही है कि अपना पॉइंट डी जो है दैट इज ओवर द लाइन ए बी, ठीक है। सो दिस इक्वेशन प्रूव्स that point D lies over AB, ठीक। तो अब अपने पास दो इक्वेशन हो गई, एक पहली और एक दूसरी।
अब इन दोनों का यूज करके अपने को क्या करना है, z की वैल्यू बच्चों बतानी है। तो हम कुछ ऐसा तिकड़म चलाएं कि z की वैल्यू आ जाए। तो अब क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं भाई, अच्छा दोनों में क्या है कि डिनोमिनेटर तो सेम ही है, वो AB वाला डिनोमिनेटर चल रहा है, न्यूमरेटर अलग अलग है। तो ऐसा कर सकते हो, दोनों को ऐड कर दो। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ बात बनेगी आई थिंक। अब देखो एक झंझट और है क्या, जब तुम ऐड करोगे तो क्या होगा, जैसे ऊपर देखें जरा गौर से स्क्रीन पर, जब आप देखेंगे तो इस साइड को जब आप ऐड करेंगे तो Z2 माइनस Z1 एलसीएम हो जाएगा। एक में ऊपर माइनस Z है, यहाँ पे प्लस Z है, तो Z ही खत्म हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, Z ही चाहिए। तो आप क्या करिए, अच्छा और इधर ऐड करोगे तो Z बार ये 2 बार आ जाएगा। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप एक में दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये Z बार गायब हो जाएंगे, Z बचेगा, बस काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो आप ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि से सेकंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेकंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बच्चों गौर करो, तो जब सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो इन दोनों इक्वेशन की RHS और LHS के डिनोमिनेटर एकदम सेम है, न्यूमरेटर में फर्क है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LHS का जो डिनोमिनेटर है वो इसका LCM हो जाएगा, Z2 बार माइनस Z1 बार। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये जैसा है उसको लिखा रहने दीजिए और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो Z बार माइनस Z3 बार एक तरफ ये हो गया। अब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो अगेन डिनोमिनेटर है Z2 माइनस Z1। अब इसमें इसको घटा रहे हैं तो ये है Z माइनस Z1 और घट क्या रहा है, तो यहाँ पहले से ही माइनस लगा हुआ है तो वो प्लस हो जाएगा और Z माइनस Z3 ऐसे। ठीक है, तो देखो अब तो आसान हो गया, ये Z बार कैंसिल हो गया। ठीक बच्चों, ये Z बार कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, इधर देखेंगे तो अपने पास आ रहा है Z3 बार माइनस Z1 बार और Z2 बार माइनस Z1 बार। ठीक, सामने देखने से इधर क्या आ रहा है बच्चों, 2Z माइनस Z1 प्लस Z3 और नीचे Z2 माइनस Z1। अब आपको अगले स्टेप में कुछ खास करना नहीं है, Z को एक तरफ रखिए, बाकी सबको दूसरी तरफ रख दीजिए। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट, ऐसे। ठीक, तो हमने क्या किया कि दोनों इक्वेशन को आपस में इस तरह सब्ट्रैक्ट किया कि Z बार भी कैंसिल हो गया। बट इसमें मेन बात यही समझने की थी कि केवल एक रिजल्ट से नहीं कर पाएंगे, आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, तब वो पूरा होगा।